नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने ना तो देश से वफादारी निभाई और ना ही जनता से। राहुल गांधी का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कानपुर में धारा 144 लागू, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली पुलिस की FIR पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया सामने, क्या कहा आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 1450 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा ये डॉक्टर्स के भविष्य के साथ है खिलवाड़। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नूपुर के बयान से आग बबूला हुई ममता बनर्जी, बोली तुरंत गिरफ्तार करो इसे, और राउत ने भाजपा पर बोला हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार ने ना तो देश से वफादारी निभाई और ना ही जनता से, राहुल गांधी का भाजपा पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई है और ना ही जनता से। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वफादारी और अदाकारी में फ़र्क है। मोदी सरकार ने ना तो देश से वफादारी निभाई, ना ही जनता से। मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चलकर कम हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि RBI ने रेपो रेट में 0.5% का इजाफा किया है, जो अब बढ़कर 4.9% हो गया है। RBI के अनुसार 2022-23 में महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं खुदरा महंगाई 6.7% रहने वाली है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता पर महंगाई का ऐसा बोझ डाला है कि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। होम, ऑटो, पर्सनल लोन और मासिक किस्त महंगी होंगी। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि मध्यवर्गीय और नौकरी पेशा लोगों कहां जाएं और अपना परिवार कैसे पालें। इसी के साथ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कानपुर से जुड़ी आ रही है। कानपुर में धारा 144 लागू, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नगरी कानपुर को जुमे की नमाज के बाद झुलसाने की साजिश के बाद गृह विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कानपुर में गुरुवार शाम से धारा 144 लागू कर दी गई है और इस दौरान पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर भी रहेंगी। कानपुर में 3 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपद्रव तथा हिंसा के बाद शहर को दंगों की आग में झोंकने के प्रयास में असफल लोगों पर नियंत्रण करने के क्रम में शुक्रवार यानी 10 जून को पुलिस ने धारा 144 लागू लगाने का फैसला किया है और शहर में आगामी त्योहार को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है और इस दौरान शहर में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। JPC आनंद प्रकाश तिवारी ने इसका आदेश जारी किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस की FIR पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया सामने। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने के आरोप में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोशल मीडिया पर जारी बयानों का अध्ययन करने के बाद उक्त प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे प्राथमिकी का एक अंश मिला है। ये पहली प्राथमिकी है जो मैंने देखी है और इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि मेरा अपराध क्या है। एक हत्या के बारे में ऐसी प्राथमिकी की कल्पना करें जहां पुलिस हथियार का उल्लेख नहीं करती है। मुझे नहीं पता कि मेरा किस विशिष्ट टिप्पणी ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1450 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा ये डॉक्टर के भविष्य के साथ है खिलवाड़। जी हाँ दोस्तों, नीट PG 2021 की काउंसलिंग के सभी राउंड खत्म होने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में इस साल करीब 1450 सीटें खाली हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने इसे डॉक्टर्स के भविष्य और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ बताया है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार और MCC से पूछा है कि सीटें खाली रखने से आपको क्या मिलेगा। जस्टिस MR शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान देश में चिकित्सा पेशेवरों की कमी होने के बावजूद इस साल 1450 स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों के खाली होने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र से कहा कि आप डॉक्टरों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और MCC को एक जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि अतिरिक्त मॉप अप काउंसलिंग राउंड आयोजित करके
करके इन सीटों को क्यों नहीं भरा गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। नुपुर शर्मा के बयान से आग बबूला हुई ममता बनर्जी, बोली तुरंत गिरफ्तार करो इसे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। ममता ने सिलसिलेवार ढंग से 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं कुछ विनाशकारी भाजपा नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा करती हूं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल हिंसा फैल गई बल्कि देश के ताने बाने का विभाजन भी हुआ है, जिससे शांति और सौहार्द बिगड़ा हुआ है। और अन्य ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा कि मेरी मांग है कि भाजपा के आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि देश की एकता भंग ना हो और लोगों को मानसिक पीड़ा का सामना ना करना पड़े। साथ ही मैं सभी जातियों, पंथों, धर्मों और समुदायों के अपने सभी भाइयों और बहनों से आम लोगों के व्यापक हित में शांति बनाए रखने की अपील करती हूं और हम इस उकसावे की कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हाँ दोस्तों, AIMIM अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा नगर पालिका समेत मध्य प्रदेश के 7 नगर पालिकाओं में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह ने कर दिया है और इस चुनाव में वोटिंग के लिए EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि MP के निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे और इसके लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान किया जाएगा। पहले फेज के चुनाव का रिजल्ट 17 तो वहीं दूसरे फेज की चुनाव का नतीजा 18 जुलाई को घोषित किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर हमला, कहा किसानों का सिर्फ दर्द 100 गुना किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता और राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों की आय को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। सुरजेवाला ने बिना नाम लिए कहा कि फसल की दर तो अनाउंस कर देते हैं लेकिन फसल की खरीद नहीं करते। किसान की आय 27 रुपये प्रतिदिन है और ये लोग उसकी आय को दुगनी करने की बात कहते थे। MSP पर PM और BJP माफ़ी मांगे और कहें कि C2+ 50% का उनका वादा एक छलावा था। इसी के साथ सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान और मजदूर वर्ग के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया है, विश्वासघात किया है। आमदनी दोगुनी हुई लेकिन दर्द 100 गुना कर दिया। मोदी सरकार चोर दरवाजे से MSP को कमजोर कर खत्म करना चाहती है। इससे पहले कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया था, मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्य के धोखे का पर्दाफाश। एक बार फिर मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के 2022-23 के समर्थन मूल्य घोषित करने में देश के किसानों से घोर विश्वासघात किया है। किसान की आमदनी बढ़ना तो दूर, किसान का दर्द 100 गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के खिलाफ फूटा गुस्सा, फिरोजाबाद में सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिरोजाबाद में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज मुस्लिम समाज की महिलाओं ने बृहस्पतिवार को जुलूस निकाला। ये सभी महिलाएं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। जटापुरी चौराहे से हाथों में तख्ती लेकर जैसे ही महिलाएं थाना रसूलपुर के समीप पहुंची, पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। CO ने ज्ञापन लेकर महिलाओं को समझा बुझाकर वापस भेजा और इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात करने का निर्णय लिया है। मुख्य मस्जिदों के लिए मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं और उधर SSP आशीष तिवारी को भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ज्ञापन सौंपा है। SP ने बताया कि गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, बाहर से फोर्स भी मंगवाई गई है। महिलाओं का कहना था कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली। मोहम्मद पैगंबर पर की टिप्पणी के मुद्दे पर गहलोत ने BJP को घेरा, बोले इनकी वजह से देश में माहौल हो रहा है खराब। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जादुई आंकड़े तक पहुंचती दिखाई दे रही है। BTP के साथ कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायकों के बाड़ेबंदी में पहुंचने से कांग्रेस आलाकमान संतुष्ट दिखाई दे रहा है। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत की। साथ ही इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि BJP की ओर से विधायकों के तोड़ने की हरकत लोकतंत्र के लिए खतरा है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि जब सरकार पर संकट था तब ये सभी विधायक उनके साथ खड़े थे, ऐसे में अब वो ये विधायक कांग्रेस का कैसे साथ छोड़ सकते हैं। अब तक राज्यसभा चुनाव में
कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने विधायकों की संख्या के अनुसार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन भाजपा के विधायकों की संख्या कम होने के बाद इसके बावजूद भाजपा ने चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी को उतारा है। हालांकि एक को बाहर से समर्थन दिया है, लेकिन सुभाष चंद्रा जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की ओर से उनके पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारे पीछे लगी है पीएम मोदी की सारी एजेंसियां, अरविंद केजरीवाल का मोदी पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी नेताओं ने मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी के छापे और बरामदगी पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन के घर से बरामदगी की रकम को लेकर प्रेस वार्ता भी की और दावा किया कि सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमारे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी एजेंसियां पड़ी हैं, पर भगवान हमारे साथ हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आपके पास सारी एजेंसी की ताकत है पर भगवान हमारे साथ है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने भी ट्वीट किया कि भाजपा ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले हैं। ईडी ने घंटों तक तलाशी की पर एक सबूत नहीं मिला और अब किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बताकर भाजपा उन पर झूठे आरोप लगा रही है। भाजपा वाले अब और कितना गिर सकते हैं, ये सवाल बना हुआ है। आप प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी की रेड पूरी तरह से फेल रही। महज 2,79,000 रुपए मिले और अकाउंट पैसा होने की वजह से ईडी ने इसको सीज भी नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सिंह चौहान को टेंशन देगी उमा भारती, बोली उड़ता एमपी ना बन जाए, शुरू करूंगी अभियान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के उड़ता मध्य प्रदेश न बन जाने की आशा है। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा है कि वो फिर से शराबबंदी को लेकर अपना जागरूकता अभियान शुरू कर रही हैं और उनके इस ऐलान को शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए चिंता की वजह माना जा रहा है। उमा भारती भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और शिवराज सिंह चौहान से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और ऐसे में उनके इस ऐलान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उमा भारती ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि करीब 1.25 महीने पहले उनकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शराबबंदी को लेकर बात हुई और इसके बाद उनकी दिल्ली में पार्टी संगठन के वरिष्ठतम नेतृत्व से इस विषय पर बात हुई। प्रदेश पार्टी संगठन के वरिष्ठ प्रभारियों ने भी इसी संबंध में बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि सभी बैठकों में सब शराब के खिलाफ एक मत थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कांग्रेस ने हबीबगंज थाने में दिया आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी के कांग्रेस के संभावित महापौर के दावेदारों की टिप्पणी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और इसको लेकर कांग्रेस ने हबीबगंज थाने में वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी चंद्रप्रभा शेखर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल के हबीबगंज थाने पहुंचकर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शेखर ने बताया कि भाजपा प्रवक्ता ने 8 जून को अपने ट्विटर अकाउंट पर नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया के दौरान नगर पालिका निगम के महापौर प्रत्याशियों के संबंध में बयानबाजी करते हुए ट्वीट जारी किया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठा बयान दिया गया है, जिससे जनता के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के मन में नफरत और हिंसा उत्पन्न हो रही है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जनता के सामने छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता ने आचार संहिता लागू होने के बाद झूठी बातें कर चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने वाजपेयी के खिलाफ जानबूझकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की छवि धूमिल करने और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बुधवार को ट्वीट किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी के सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने बनाया ये खास प्लान। जी दोस्तों, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी
प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सामने पेश होंगे। और कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि हम कानून को मानने वाली पार्टी हैं, हम नियमों का अनुसरण करते हैं। अगर उन्हें तलब किया गया है तो निश्चित तौर पर वो जाएंगे, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं हैं। हमें याद है जब अमित शाह 2002 से 2013 के दौरान भागते फिर रहे थे। खेड़ा ने कहा कि हमें कोई घबराहट नहीं है, वो लोग नियमों को तोड़कर नोटिस भिजवाते हैं, उन्हें समझ आएगा कि किससे पाला पड़ा है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए नोटिस दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी की पेशी की सुबह कांग्रेस के सभी सदस्यों को पार्टी मुख्यालय आने को कहा गया है और यानी ईडी के सामने कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेश होने के लिए और समय मांगा क्योंकि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और अब तक स्वस्थ नहीं हुई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का नुपुर शर्मा पर कड़ा प्रहार, कहा सांपों को बिलों में वापस भेजे पीएम, नहीं तो उन्हें भी डस लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को भले ही बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन इस पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के मामले पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री चुप हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार देश की उठती आवाज़ों को दबाती रही है और विदेश से जब घुड़की मिली तो कार्रवाई इन्होंने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता को फ्रिंज कह दिया, जबकि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरे हैं। कल नुपुर और नवीन मुख्य धारा के नेता बनेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज का फ्रिंज कल का नेता है, यहां तक कि गोली मारो का बयान देने वाला नेता आज का मंत्री है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत को अलग थलग करने का काम जो पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में नहीं कर पाया, वह काम आपने आसानी से कर दिया है। बीजेपी की गलती के लिए सरकार माफी मांगती घूम रही है। विदेश मंत्रालय का ऑफिस प्रेस रिलीज भेज रहा है, देश को शर्मिंदा करने का काम किया गया। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी सांपों को अपने बिलों में वापस भेजिए क्योंकि ये सांप आपको भी डसने वाले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के 8 एमएलए करेंगे क्रॉस वोटिंग के बयान पर पायलट का सुभाष चंद्रा पर पलटवार। सचिन पायलट बोले राजनीति कोई टीवी सीरियल नहीं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा पर पलटवार किया है। सचिन पायलट ने कहा कि सुभाष चंद्रा राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बाहर हो जाएं तो बेहतर है। राजनीति कोई टीवी सीरियल नहीं है जहां आप तय करते हैं कि कौन क्या करेगा। पायलट ने कहा कि 10 तारीख को वोटिंग से पहले मुकाबले से बाहर हो जाएं तो बेहतर रहेगा। बेइज्जती झेलने से अच्छा विनम्रता की तरफ झुकना होता है। दरअसल सुभाष चंद्रा ने बुधवार को कहा कि 30 भाजपा विधायकों के अलावा 12 विधायकों का समर्थन उनके साथ है। दोस्तों रुक करते हैं। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, 20 मिनट तक भटकता रहा काफिला। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने मंगलवार को राहुल गांधी मूसा पहुंचे और इस दौरे के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला देखने को मिला है। उनका काफिला सही रूट की तलाश में करीब 20 मिनट तक भटकता रहा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राहुल का काफिला संगरूर रोड के बजाय अर्बन स्टेट बाईपास रूट पर चला गया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार पटियाला पुलिस की सतर्कता से काफिले वापस सही रास्ते पर आया और फिर आगे बढ़ा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई मार्ग से पहुंचे थे और फिर आगे का रास्ता सड़क मार्ग के जरिए तय हुआ। राहुल गांधी अपने नेता मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए पंजाब पहुंचे थे और इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सोनी और पार्टी के अन्य नेताओं सहित कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के समर्थन में बीजेपी से अलग हुआ राष्ट्रीय हिंदू दल। जेपी नड्डा से पूछा दम हो तो पीएफआई को बैन करें। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी कर
लेकर चर्चा में आई पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है और इसे लेकर वाराणसी में भी माहौल गर्म है। राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से नाराजगी जताते हुए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताओं ने नुपुर के बयानों का समर्थन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पत्र लिखकर पूछा है कि अगर दम हो तो बीजेपी पीएफआई को बैन कर ओवैसी, मदनी, इमाम बुखारी को गिरफ्तार करके दिखाए। रोशन पांडे ने कहा दिया कि जब तक नुपुर शर्मा की पार्टी में वापसी नहीं होती तब तक भाजपा को हमारे कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं नुपुर शर्मा के बयानों का समर्थन करता हूं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, हम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।